हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता की बात करें तो इसमें कई तरह के विरोधाभास दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि आज के समय में राष्ट्रीय भाषा के रूप में या हम कहें राजभाषा के रूप में इसका प्रचलन हमें दिखाई देता है और राष्ट्रीय भाषा की मांग के रूप में एक बहुत बड़ा वर्ग इसकी सिफारिश करता है। लेकिन हाल ही में इसको लेकर के एक और विवाद सामने आया है, जहां पर राजभाषा समिति का गठन किया गया था और उस गठन के बाद उस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई थी, रिपोर्ट के बिंदु सामने नहीं आए थे, लेकिन सूत्रों के हवाले या कुछ मीडिया की रिपोर्टों से कुछ बातें सामने आई, जिसको लेकर के फिर जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनका फिर से विरोध देखने को मिलने लगा। तो आज के इस डिस्कशन में हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस खबर में जो भी जरूरी तथ्य हमारे लिए जानने जरूरी होंगे उनको भी देखेंगे। तो राजभाषा समिति की रिपोर्ट पर फिर उठा विवाद, ये आज का हमारा टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। लैंग्वेज पैनल रिकमेंडेशंस एंड अ फ्रेश हिंदी इम्पोजिशन रो। तो जो राजभाषा से जुड़ा पैनल गठित किया गया है या भाषा संबंधी जो पैनल है उसने क्या क्या रिपोर्ट दी है, उसके बाद किस तरह से विरोध एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। ठीक, तो बात करेंगे इससे जुड़े घटनाक्रम के बारे में, उसके बाद जानेंगे राजभाषा पर जो समिति बनाई गई है कौन कौन उसमें शामिल है, किस तरह से समिति का गठन किया जाता है, कौन से कानून है। शाह पैनल की सिफारिशों की बात करेंगे, चूंकि ये जो समिति है इसमें अमित शाह जो कि भारत के इस समय केंद्रीय गृह मंत्री हैं या भारत के गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है और कौन कौन से प्रमुख बिंदु निकल करके आते हैं जानते हैं। किन राज्यों के लिए इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण है, क्या इतिहास रहा है इसका, क्या विवाद है, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों से ही संबंधित हैं। तो शुरुआत करें जीएस पेपर 2 संविधान और शासन व्यवस्था दोनों ही खंडों से ये जो टॉपिक है जुड़ता है। और घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो समिति है इसने राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। राष्ट्रपति जो कि इस समय वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक, तो राजभाषा समिति की रिपोर्ट का यह 11वां खंड था। जैसे ही यह रिपोर्ट सौंपी गई उसके कुछ ही समय बाद मीडिया में इससे जुड़ी कुछ बातें सामने आई, जिसके बाद दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहां के मुख्यमंत्री ने इसके विरोध में कई सारी बातें कही और फिर से इस बात को दोहराया कि केंद्र सरकार हिंदी थोपने पर यहां पर फिर से विचार कर रही है और हिंदी थोपने से जुड़े नियमों को उसमें शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने ऐसी बात कही, इसके पहले भी जब भी हिंदी को बढ़ावा देने से जुड़ी बातें आती हैं तब भी इस तरह के विरोध हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ पुराने यहाँ पर ट्वीट्स और पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बातों को आप देख पाएंगे। तो आजादी के बाद से ही इस तरह की कहानी शुरू हो गई थी, उसको हालांकि हम ऐतिहासिक जो खंड है उसमें देख लेंगे। तो घटनाक्रम में इस जब स्थिति बनी उसके बाद जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने इस प्रतिक्रिया को गलत बताया और ऐसा कहा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं वो भ्रामक है, अपने आप में सही नहीं है और राष्ट्रपति को जो सौंपी गई रिपोर्ट है वो अपने आप में गोपनीय है। ठीक है, तो गोपनीय तो है लेकिन फिर भी इससे जुड़ी जो जो प्रमुख बातें हम तक पहुंची हैं इस न्यूज के माध्यम से उस पर हम बात कर लेंगे, चूंकि न्यूज में बहुत सारी बातें शामिल की गई हैं। पहले बात करें राजभाषा पर जो समिति बनाई गई है, किस तरह से समिति का गठन किया गया है, कौन कौन लोग शामिल हैं। तो राजभाषा पर संसद की समिति की स्थापना 1976 में हमें देखने को मिलती है, जो कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत गठित की गई है। ठीक, तो इसका गठन इसके तहत किया जाता है। धारा 4 क्या कहती है? इसकी धारा 4 कहती है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से संसद के किसी भी सदन में इस आशय का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक, और दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर राजभाषा संबंधी एक समिति गठित की जाएगी। ठीक, ये इसकी धारा 4 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसका गठन किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कार्य क्या है? कार्य है आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना, कि अब तक आधिकारिक रूप से केंद्रीय स्तर पर देखें या अन्य राज्यों के स्तर पर देखें तो किस तरह से हिंदी का विस्तार हुआ है या हिंदी का प्रभाव कहां तक बढ़ा है, इसकी समीक्षा करना। दूसरा, सरकारी संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिश देना कि किस तरह से कौन कौन से उपायों को अपना करके हिंदी का विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा संसद की अन्य समितियों से ये कुछ मायनों में अलग है, जैसे कि
राजभाषा समिति का गठन गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और ये अपनी जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जबकि संसद की अन्य समितियां अपनी जो रिपोर्ट है वो संसद को सौंपती हैं। तो जब ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देते हैं तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को फिर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं और साथ ही राज्यों को भी, राज्य सरकारों को भी भेजते हैं। ऐसा उस कानून के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे और साथ ही इसको अन्य राज्यों के लिए भी भेजेंगे। अब जो इस वक्त अमित शाह के पैनल ने सिफारिश की है उसमें कौन कौन सी बातें हमें जाननी है। पहली बात तो शाह पैनल 2021 का ये पैनल था जिसकी रिपोर्ट आई है और 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो उसके बाद ही फिर ये घटनाक्रम आगे बढ़ा। रिपोर्ट की चूंकि सामग्री इस वक्त सार्वजनिक नहीं है, फिर भी स्रोतों से कुछ मेंबर्स से जुड़े हुए लोग थे, उनके जो बयान सामने आए हैं उसके बाद कुछ सारी बातें पता चली हैं। जैसे ये पता चला है कि इसमें लगभग 100 सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि हिंदी भाषी राज्यों के IIT हो, IIM हो और केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, उनमें हिंदी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है एक सिफारिश का। इस तरह के अन्य कुछ और उदाहरण भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे प्रशासन में संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी हो। अगला, पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने का प्रयास किया जाए स्कूलों के अंतर्गत। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में निचली अदालतों में वर्तमान में हिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ जो अन्य राज्य हैं वहां पर जो हाईकोर्ट की कार्रवाई है वो अंग्रेजी में होती है या तो क्षेत्रीय भाषा में होती है। ऐसे में क्या किया जाए कि उससे जुड़ा हुआ जो निर्णय है उसका हिंदी में अनुवाद करा दिया जाए ताकि जिसको फिर इसकी आवश्यकता हो वो इसका उपयोग कर सके। इसी तरह हिंदी भाषी राज्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने संबंधी कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसा ये मान करके चला गया है या फिर देखा गया है कि कई सारे अधिकारी जो हिंदी भाषी राज्यों में मौजूद हैं वो हिंदी के प्रयोग को एक तरीके से आगे नहीं बढ़ाते, हिंदी का प्रयोग कम करते हैं। ऐसे में कहा गया है कि यदि वे ऐसा प्रयोग नहीं करते तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें चेतावनी दी जाए और उनकी जो वार्षिक प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट होती है उस पर भी इसका इम्पैक्ट डालने की बात कही जाए, ताकि जो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी उनके कार्य हैं वो उनको ठीक तरह से कर सकें। इसके अलावा संचार के रूप में जैसे पत्र हो सकता है, ईमेल हो सकता है, भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं, ठीक, सरकार और उनके विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रम हैं, ये सभी हिंदी में ही आयोजित कराए जाएं ताकि हिंदी को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा आधिकारिक पत्रों और निमंत्रणों में भाषा को सरल बनाने संबंधी भी प्रयास किए जाने की बात इसमें दी गई है। और सरकारी संचार में अंग्रेजी भाषा के उपयोग को कम करते हुए और हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं और कई सरकारी नौकरियों में हिंदी का ज्ञान यहाँ पर अनिवार्य किए जाने की बात भी कह दी गई है कि जो भी सरकारी नौकरियां खास तौर से उन राज्यों में जो कि हिंदी भाषी हैं वहां पर फिर हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए आप देखते हैं कई सारी परीक्षाओं में इस वक्त हिंदी के बारे में खास तौर से दिया होता है कि क्या आप हिंदी को ठीक तरह से जानते और समझते हैं या फिर नहीं। तो इस जो कई सारे यहाँ पर प्रस्ताव दिए हैं, कई सारे नियम बनाए जाने की बात कही गई है, सुझाव हैं, ये किन किन राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पहला तो ये कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को छूट दी गई है इसमें, जैसे कि राजभाषा अधिनियम 1963 है और इससे जुड़े जो नियम और विनियम 1976 है, इनके मुताबिक जो दक्षिण भारतीय राज्य खासकर तमिलनाडु और केरल उन्हें छूट है। और इसमें श्रेणी दी गई है, कानून के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियां बना दी गई हैं ताकि जो राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से हिंदी भाषी है, कुछ ऐसे हैं जहां पर कुछ प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पर बहुत ही कम बोलते हैं, तो उन राज्यों के लिए फिर अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रतिशत दिया है। तो यानी कि जो ऐसे राज्य जो केवल श्रेणी ए के अंतर्गत आएंगे वहां पर यह कानून लागू होगा जहां पर आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो श्रेणी ए में कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं। अब अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली आ जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 2 यूटी भी इसमें शामिल हैं। फिर कैटेगरी बी में कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। यूटी कौन से हैं इसमें? चंडीगढ़, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली। इसी तरह जो कैटेगरी सी है उसमें ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी का उपयोग 65% से कम लोग करते हैं, तो फिर ये कैटेगरी सी में आते हैं। अब ए कैटेगरी के जो राज्य है वहां पर 100% हिंदी का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा वहां पर जो IIT हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, वहां पर भी शिक्षा का माध्यम हिंदी रखा जाए। इसी तरह अन्य राज्यों में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए।
ठीक, ये कुछ इसके प्रमुख प्रावधान है। इसी तरह जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU है, उससे इसके अलावा और जो कई केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहां पर ऐसा देखा गया है कि हिंदी का उपयोग जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, लगभग 25 से 35% ही हो रहा है। तो इसको भी 100% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिफारिशें हैं, इसके अलावा अगर हम ये देखें कि सिफारिशें इतनी सारी जो आई हैं, संविधान में ऐसी कौन सा अनुच्छेद है जो इसके बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 351 के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है, ताकि आपको इस बात का अनुमान लग सके कि वर्तमान समय में जो बातें कही जा रही हैं हिंदी के विकास के लिए, वो दरअसल संविधान में ही वर्णित है। तो इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना, ये उसकी मूल भाषा है जो यहाँ पर लिखी गई है 351 में, उसकी मूल प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में जो शामिल भारत की अन्य भाषाएं हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले, उनके अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले रूप, उनकी शैली और पदों को इससे जोड़ दिया जाए, यानी आत्मसात कर ले, और जहां आवश्यक यानी कि जहां जरूरी हो वहां पर उसके शब्द भंडार के लिए भी संस्कृत और गौणता यानी कि प्रमुख रूप से संस्कृत और निम्न रूप से बाकी भाषाओं से जो है शब्दों को ग्रहण करते हुए उसको और मजबूत बनाया जाए, यानी हिंदी को ऐसी भाषा बनाया जाए जो लगभग सभी लोगों के लिए सुलभ हो और वो उसको समझ सके, और जहां आवश्यक लगे वहां पर कुछ अन्य शब्दों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, प्रमुख रूप से संस्कृत, उसके अलावा गौण रूप से फिर बाकी की अन्य भाषाएं। ये 351 में लिखा हुआ है। इसके इतिहास पर थोड़ा सा और जाएं, कैसे शुरू हुआ, तो संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में ही ऐसा कहा था कि अगले 15 वर्षों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही आधिकारिक भाषाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो दक्षिण भारत में आने वाले समय में इसका तीव्र हिंदी विरोध देखने को मिला, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि 15 वर्षों के बाद फिर अंग्रेजी भाषा की स्थिति क्या होगी। तो उसके बाद फिर अंग्रेजी को आगे बढ़ा दिया गया और अभी भी उसका इस्तेमाल चल रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में जो संपर्क है उसको लेकर के। ठीक, तो जनवरी 1968 को संसद द्वारा राजभाषा प्रस्ताव पारित किया गया और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए व्यापक कार्यक्रम इसके अंतर्गत फिर शुरू किए गए। तो अभी के समय हमें जो कमेटी से जुड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी समय विवाद है, इसके पहले भी जो समितियां इसके लिए गठित की गई हैं उनकी सिफारिशें आने के बाद भी ऐसे विवाद देखने को मिले हैं। उदाहरण लें 2011 का, तो 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में पैनल द्वारा 9वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक, उसमें लगभग 117 सिफारिशें थीं, जैसे कि एक सिफारिश थी कि सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर जो इस्तेमाल होता है उसमें हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद आदेश आया कि ऐसे कंप्यूटरों का उपयोग किया जाए जिसमें दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सके। उस समय भी तमिलनाडु ने इसको हिंदी थोपने जैसी बात कही थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जब हिंदी में सवालों के जवाब देते हैं, इस बात को लेकर भी विवाद देखने को मिलता है, खास तौर से ऐसे समय में जब सत्ता पक्ष में या हम कहें केंद्र में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो कि लगभग हिंदी भाषा को बढ़ावा देने या हिंदी भाषा को सपोर्ट करने के रूप में जानी जाती है। लेकिन बहरहाल हम इसके राजनीतिक एंगल पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है अनुच्छेद 351 में, यदि हम उससे जोड़ करके देखें तो यहाँ पर जो भाषा को बढ़ावा देने वाली बात है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो आपत्ति वाली बात है तो इस तरह की बात पर भी आपत्ति उठाई गई है। इसके अलावा कर्नाटक में जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं, मान लीजिए कोई साइन बोर्ड या कोई पोस्टर है, उसमें जो भाषा लिखी गई है तो उसमें उस राज्य की भाषा को प्राथमिकता दी जाए, हिंदी को दी जाए या फिर इंग्लिश को दी जाए, इस तरह के मुद्दों को लेकर के भी विवाद है। तो 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी, उसके बाद भी कई तरह के विवाद इसको लेकर के भी देखने को मिले थे। जैसे कि इसमें कहा गया था कि कक्षा 5 और संभवतः कक्षा 8 तक मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के माध्यम को प्रेफरेंस दी जाए या फिर शिक्षा के माध्यम के रूप में यानी कि इनका उपयोग किया जाए, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा का। तो इस समय भी कहा गया कि हिंदी को थोपा जा रहा है। हालांकि इसके बाद जो सफाई आई वो ये थी कि मातृभाषा उस राज्य की, उस क्षेत्र की हो सकती है और क्षेत्रीय भाषा भी कुछ अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। तो बहरहाल इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष यही है कि अभी की समय जो समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, आने वाले समय में वह किस तरह से संसद के सामने आएगी, संसद के अलावा उसमें क्या फिर व्याख्याएं निकलेंगी, फिर हमें वो देखने को मिलेगा कि किस तरह से नए नियम बनाए जाने हैं और नए नियमों का फिर क्या प्रभाव होगा, उस पर बात कर लेंगे। आज के लिए इसका
सवाल देखें। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान का अनुच्छेद 351 संस्कृत भाषा के प्रचार से संबंधित है। दूसरा, राजभाषा समिति का गठन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन यहां पर सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दीजिए। फिर अगला सवाल जो मेंस का है, राजभाषा समिति क्या है? इसके गठन से जुड़े नियमों का उल्लेख करते हुए इससे जुड़े हालिया विवाद पर चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में आप इसको भी लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद है आज के टॉपिक से आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।